मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, तुम कर क्या रहे हो। पुलवामा में उसी तरह से करवाया गया जिसकी जांच आज तक नहीं हो रही है। सरकार अगर बदली और इसकी जांचें हुई तो ये सब जेल के पीछे होंगे। कौन कहता है कि मोदी का ऑप्शन नहीं है? लीजिए, मैंने डिक्लेयर किया मैं हूँ। नरेंद्र मोदी जैसे गली गली में आवारा लोग घूम रहे हैं। कोई कह देगा मैं चाय बेचता था, मैं कोई पान बेचता था, ऐसे तो गलियों में हर एक घूम रहे हैं। आज जो अंधविश्वास और पाखंड का जहर बोया जा रहा है, 50 साल के बाद आपके बच्चे इसी को जलाने के लिए सबसे पहले आगे आएंगे। महिला आरक्षण विधेयक को पास कर दिया गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। लेकिन सवाल यही है, महिलाओं का कितना भला होगा? सवाल यही है, SC, ST और OBC का इस आरक्षण विधेयक से कितना भला होगा? मेरे साथ हैं डॉक्टर एस एन गौतम। कैसे देखते हैं, अब तो कानून बनने जा रहा है। देखिए, हम तो इसे अच्छे रूप में ही हमें देखना चाहिए। गौतम जी, दलितों को कितना मिला, OBC को कितना मिला? सवाल ये है। ये सवाल दरअसल पब्लिक में नहीं, ये सवाल उन सांसदों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने इसमें वोटिंग किया और अपने आप को कहते हैं कि नहीं हमने बहुत अच्छा किया। अगर उन्होंने सही नहीं किया है तो 24 में इलेक्शन में जनता बताएगी। अगर उन्होंने सही किया है और हम सब लोग महसूस करेंगे कि हाँ ये सही है, तो उसके लिए मुबारकबाद देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी खुद को OBC क्लेम करते हैं। वे कह रहे हैं कि लगातार हम लोग OBC के लिए, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी का पर कोई कटाक्ष मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि व्यक्तिगत नहीं, इस समय वो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में कितना विश्वास किया जाए, ये उनके 10 साल के काम करने के तरीके और 15 साल के मुख्यमंत्री रहते हुए काम करने के तरीके से मालूम पड़ गया है कि कितना महिलाओं का सम्मान और महिलाओं को अधिकार दिलाने में वो सफल होंगे और स्वयं कितने डेडिकेटेड हैं, ये सब कुछ पता है। माँ के पैर छू लेने से अपने आप को महिला के प्रति समर्पित नहीं बताया जा सकता, बल्कि उस गरीब लड़की जो हाथरस में जिसके साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार करने के बाद उसका मर्डर हुआ, मर्डर करने के बाद उन्हीं की सरकार के सामने मिट्टी का तेल डाल करके उसे जो जला दिया गया, सवाल इस पर उठता है कि वहाँ उनकी मानवीय विचारधारा महिलाओं के प्रति जागरूक महिलाओं को अधिकार देने की कहाँ गई थी। सवाल यहाँ उठेगा। सवाल उठेगा कि जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, तुम कर क्या रहे हो? तुम वही कर रहे हो जो अटल बिहारी वाजपेयी ने आपसे कहा था कि आप राज धर्म का पालन करो, जो अंदर खाने मतलब कि तुम कुचल के रख दो अपने विरोध को और सत्ता में अपने आप को रखने का प्रयत्न करो। ये जो दोहरी या दोगली मानसिकता है, ये अब समाज को धीरे धीरे समझ में भी आ रही है और उसे बताना भी पड़ेगा। लेकिन जब आप समाज की बात करते हैं तो बीजेपी ही राज्यसभा में, सदन में दावा करती है उनके पास 85 सांसद OBC कैटेगरी से हैं। नहीं, अगर वो करती है और वो 85 अगर चुप हैं तो इसका जवाब किससे पूछोगे? एक आम जनता तो ये कहेगी कि वो गलत हैं अगर वो पीड़ित हैं तो। आम जनता ने तो उन्हें चुना है, उन्हें बीजेपी को 303 सांसद दिए हैं, NDA के पास 350 सांसद हैं। मैंने कहा ना कि ये सब चीज़ों की जो व्यूह रचना की गई थी कि ये किस तरह से इतने ज़्यादा बहुमत में आए, दरअसल उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया अनटचेबिलिटी एक्ट के अगेंस्ट में। वो दरअसल RSS के जजेस थे और उन्होंने जानबूझकर ये निर्णय लिया था और उस निर्णय के अगेंस्ट में जो 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन चलाया गया, वो भी RSS द्वारा प्रायोजित था। हमारे लीडर जरूर कहते हैं मैंने ऐसा किया था, वैसे ये सब धोखे में है और RSS ने एक घृणा का माहौल बनाया, समाज को, OBC को इस बात के लिए भड़काने को कि देखो अगर कल को अगर इन लोगों के साथ हाथ में सत्ता रही तो इसी तरह से तुम्हारे सड़कों पे निकल के तुम्हारे को दबा लेंगे, तो इनको कुचलना है। इसीलिए बहुत संख्यक बन करके वोट मिला उन्हें। पुलवामा में इसी तरह से करवाया गया जिसकी जांच आज तक नहीं हो रही है। सरकार अगर बदली और इसकी जांचें हुई तो ये सब जेल के पीछे होंगे। नरेंद्र मोदी का ऑप्शन कौन है, समझ में नहीं आ रहा है। जनेऊधारी पंडित राहुल गांधी हैं या कोई और है? देखिए, आप जो प्रश्न करते हो मेरी ये समझ में नहीं आती है
कि किसी भी व्यक्ति को जाति और धर्म से क्यों जोड़ते हो। अगर आप किसी की योग्यता के आधार पर जोड़ते हो या किसी के व्यक्तित्व के आधार पर जोड़ते हो तो उस तरह की बात करो। घृणा के शब्दों का आप उपयोग करते हुए कि जनेऊधारी फलाना। नहीं भाई, जनेऊ दिखाते हैं। अब आप देख लीजिए सर, सुनिए, अब आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी हैं, वे हिंदू हैं। राहुल गांधी बताना पड़ता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मेरे पास जनेऊ है, मैं पंडित हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो जाहिर सी बात, सवाल तो खड़े होंगे ही। इसके पीछे एक कारण है, आपको पता नहीं है कि उनके जो दादा थे वो पर्शियन मुसलमान थे। इस वजह से वो इस देश में, क्योंकि ये देश धर्मांध देश है, धर्म के अंधों को वो जनेऊ दिखाते हैं। और अगर दिखाते हैं तो उनका व्यक्तिगत है। देखिए, मैं न तो राहुल गांधी का वकील हूं। सर आप वकील नहीं है, ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत कैसे हो सकता है जब खुले मन से दिखाया जा रहा है, उसके नाम पे लोगों को बरगलाने की, भटकाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है, ये मैं राहुल और उनके विषय को लेकर के इंटरव्यू में कोई मेरे को रुचि नहीं है। नहीं सर, मैंने कहा ऑप्शन कौन है, मोदी का ऑप्शन राहुल है या कोई और है? अरे भाई, मैं हूँ, मुझे बनाइए प्रधानमंत्री, मैं हूँ। कौन कहता है कि मोदी का ऑप्शन नहीं है? लीजिए, मैंने डिक्लेयर किया, मैं हूँ। आपका ये सवाल, इस देश में हर गली से नरेंद्र मोदी जैसे निकल आएंगे, नरेंद्र मोदी जैसे हर गली से निकल आएंगे। इस देश को ज़रूरत है अंबेडकर की, इस देश को ज़रूरत है शांति में बात करने वाले गांधी की, इस देश को ज़रूरत है नेहरू की, इस देश को ज़रूरत है ऐसे चरण सिंह की, जो किसान खेत का बेटा होकर के सत्ता में आता है लेकिन समाज और सत्ता के साथ में न्याय करता है। बीपी सिंह की ज़रूरत है। ये ढूंढने मुश्किल होंगे। नरेंद्र मोदी जैसे गली गली में आवारा लोग घूम रहे हैं, उन लोगों में से हैं। कोई भी कह देगा मैं जेब कटी का काम करता था, कोई कह देगा मैं चाय बेचता था, मैं कोई पान बेचता था। ऐसे तो गलियों में हर एक घूम रहे हैं। आप बात करिए कि इस देश का विकल्प कौन सा बनेगा, इस देश को आगे ले जाने के लिए कौन आएगा, इस देश के लिए समर्पित होकर के इस देश को देश बनाने वाला कौन व्यक्ति मिलेगा। उसके लिए पढ़ा हुआ नौजवान चाहिए, उसके लिए ईमानदार व्यक्ति चाहिए, उसके लिए चाहिए इस देश के भविष्य की सोच रखने वाला, न कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर एक दूसरे को डराने, एक दूसरे को लड़ाने। और दूसरे धर्म, जो कपटी स्वभाव इनका बौद्ध धर्म के प्रति है, इन्होंने जो अभी G20 का कार्यक्रम किया है, भारत बौद्धमय देश था, भारत की गरिमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध के नाम से है। कहीं आपको बौद्ध दिखे? आपने कभी प्रश्न किया किसी से कि क्या बात है कि बौद्ध का कल्चर यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिख रहा है? यहाँ पर वो फलाने कौन कौन से जो कपोल कल्पित बातें हैं, कहानियाँ हैं, उनको भगवान बना करके तुम देश को क्या शिक्षा देना चाहते हो नौजवानों को? चलो, आज तुमने ये हिंदू और हिंदू करके इस देश को वो कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। 50 साल बाद क्या होगा? यही नौजवान जो आज हिंदू के नाम से तुम्हारे साथ इकट्ठा हो जाएगा, उसके बच्चे जब पढ़ के जाएंगे और वो कहेंगे सबसे पहले इसको नष्ट करना होगा, क्योंकि इस अंधविश्वास ने हमें बर्बाद करके रख दिया। आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बर्बाद होंगे तो सिर्फ हिंदूवादी सोच के कारण होंगे, ये अंधविश्वास और पाखंडी सोच के कारण होंगे। और इससे बचना है तो इस देश को नई सोच, नई दिशा और नई शिक्षा नीति के साथ में आगे बढ़ना होगा। न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सब इस बात को सुन लें और जनता भी इस बात को सुन ले। आज जो अंधविश्वास और पाखंड का जहर बोया जा रहा है, 50 साल के बाद आपके बच्चे इसी को जलाने के लिए सबसे पहले आगे आएंगे। धर्म जरूरी है, राजनीति, अभी जो राजनीति है वो यही कहती है। देखिए, धर्म आदमी को आपस में जोड़कर अपने जीवन पद्धति और रोज़मर्रा के काम को करने के लिए, शांति से रहने के लिए धर्म को बनाया गया है। सत्ता को चलाने के लिए राजनीति और प्रशासन व्यवस्था अलग से रही है, कहीं भी रहे हों, ये अलग ही रहता है। आप सर कहते हैं कि जो देश का प्रधानमंत्री होगा 2024 में, जिसे चुना जाए वो पढ़ा लिखा हो। पढ़े लिखे तो केजरीवाल भी हैं, मायावती भी पढ़ी लिखी हैं, अखिलेश यादव भी पढ़े लिखे हैं, ओवैसी भी पढ़े लिखे हैं। किसको बना दिया जाए पीएम? जनता किसे चुने? कहा ना कि तुम उनके नाम मुझसे क्यों जानना चाहते हो? मेरा नाम डॉक्टर एस.एन. गौतम है, मैं प्राइम मिनिस्टर का दावेदार हूँ। बताओ क्या बुराई है मुझ में? कोई क्राइटेरिया नहीं पढ़ाई का ना? क्राइटेरिया पढ़ाई का कि आपको हाई स्कूल, इंटर? जो इस देश में सोशल जस्टिस की बात करता है उसके लिए जरूरी नहीं है डिग्री उसके पीछे हो। कबीर, रविदास, नानक ये किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े नहीं, ये मानवता का पाठ
समाज के बीच में रह कर के पढ़े। एक अनपढ़ आदमी भी अगर प्रधानमंत्री बनता है और वो पंच परमेश्वर जैसी बात करता है तो वो ज़्यादा अच्छा सफल प्रधानमंत्री बन के काम कर सकता है। लेकिन मीडिया से जुड़े लोगों के द्वारा बीच में अनर्गल बातें करके सत्ता में जो काबिज हो जाते हैं पैसे धन के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर, उनसे आप उम्मीद ज़्यादा मत करिए कि वो देश को एक अच्छा रास्ता दिखाएंगे। वो गुंडापन ही दिखाएंगे जो आज हम देख रहे हैं 10 साल से। ऑनेस्ट मीडिया की ज़रूरत है जो उसे बुराई और अच्छाई दोनों से अवगत कराए। एक ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था की ज़रूरत है जो गलत स्टेप उठाने पर टोक सके, रोक सके। एक ऐसी न्याय व्यवस्था की ज़रूरत है जो गलत होते हुए देखकर उसको हड़का करके ये कह सके कि ये बिल्कुल गलत है, इसे नहीं करने देंगे। इन चीज़ों की ज़रूरत है, न कि बिके हुए मीडिया की, न कि डरी हुई न्यायपालिका की, न कि दलाल प्रशासनिक व्यवस्था की। आप न्यायपालिका पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हाँ, जबकि न्यायपालिका आज़ाद है। जब न्यायाधीशों का मर्डर हो जाता है उनकी इंक्वायरी नहीं होती है। तुम बात कर रहे हो कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, किस बात की स्वतंत्र है? ये आपकी निजी राय हो सकती है, लेकिन जितना हमें पता, हम जानते हैं न्यायपालिका अभी भी आज़ाद है, अपने हिसाब से फैसले लेती है। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ साहब किस तरीके से लगातार फैसले ले रहे हैं और जो मौजूदा सरकार है, केंद्र सरकार, वो असहज होती हुई दिखाई देती रहती है। पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, अम्बेडकर भवन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।